सलाम सामीन। आपने यकीनन सुना होगा कि साइंसी लिहाज से ये बात तय हो चुकी है कि हम इंसान यानी होमो सेपियंस इर्तिका के जरिए वजूद में आए। लेकिन शायद ये बात आपके लिए नई हो कि साइंस ये भी साबित कर चुकी है कि आज हमारी ज़मीन पर जितने भी इंसान रहते हैं वो सब के सब एक मर्द और एक औरत की औलाद हैं। साइंस की ज़बान में इस मर्द को वाई क्रोमोसोमल एडम और इस औरत को माइटोकॉन्ड्रियल ईव कहा जाता है। साइंस के ये आदम और हव्वा कौन हैं और साइंस ने ये कैसे साबित किया कि हम सब इंसान एक मर्द और एक औरत की औलाद हैं, आइए तफसील से समझते हैं। जमीन पर जिंदगी का आगाज करीबन 4 अरब साल पहले हुआ। अगले 3.5 अरब साल तक जिंदगी की शक्ल बहुत सादा थी और वो भी ज्यादातर पानियों तक महदूद थी। जिंदगी की जो रौनकें आज हम खुशकी पर देखते हैं मुख्तलिफ जानवरों और पौधों की शक्ल में, ये मेला आज से सिर्फ 50 करोड़ साल पहले ही शुरू हुआ था। 40 करोड़ साल पहले दरख्त जाहिर होने लगे। 25 करोड़ साल पहले डायनासोर्स वजूद में आए। 65 लाख साल पहले डायनासोर्स खत्म हुए, जिसके बाद जमीन पर मैमल्स और फूलदार पौधों ने उरूज हासिल किया। और 25 लाख साल पहले अफ्रीका में बंदर नुमा हैवानों के इर्तिका से इंसान नुमा मखलूकात जाहिर होने लगीं। इन इंसानों की बहुत सी अनवा दरियाफ्त हो चुकी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल्स वगैरह। और बिलाखिर आज से कुछ 2.5 लाख साल पहले होमो सेपियंस यानी हम इंसानों का ज़हूर हुआ। इंसानों की जो पुरानी स्पीशीज थी उनके बारे में तो हमें ये बात कंफर्म है कि गोरिल्ले और चिंपैंजी की तरह उनका आगाज भी अफ्रीका में हुआ। लेकिन होमो सेपियंस सबसे पहले कहाँ जाहिर हुए, इस बात को लेके साइंसदानों में इख्तलाफ था, क्योंकि सेपियंस के वजूद में आने से बहुत पहले ही इंसानों की दूसरी स्पीशीज अफ्रीका से निकलकर ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गई थीं। और बहुत से साइंसदान ऐसा मानते थे कि मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ तरह के इंसान भी आपस में मेल मिलाप और जिनसी ताल्लुक रखते थे। वक्त गुजरने के साथ इन मुख्तलिफ इंसानों के डीएनए मिक्स होते गए और इनकी खुसूसियात एक दूसरे में घुल मिल गईं और यूं होते होते इन तमाम इंसानों की अगली नस्लें होमो सेपियंस की सूरत में ढलती गईं। इंसानी इर्तिका की इस थ्योरी को मल्टी रीजनल मॉडल कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि होमो सेपियंस एक वक्त और एक जगह पर नहीं बल्कि रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स पर मुख्तलिफ वक्तों में वजूद में आए। इस बात की तायीद के लिए इंसानों में नस्लों के वाज़ेह फर्क को बतौर दलील इस्तेमाल किया जाता था। मशहूर फलसफी वोल्टेयर अपनी किताब मेटाफिजिक्स में लिखता है कि गोरे, काले और जर्द इंसान एक ही इंसान के डिसेंडेंट्स नहीं हैं। नजरिया इर्तिका के शरीक बानी एल्फ्रेड वॉलिस का भी यही मानना था कि इंसानों की मुख्तलिफ रेसेस अलग अलग इवॉल्व हुई थीं। ताहम गुज़श्ता 30 साल में जेनेटिक्स के सब्जेक्ट में होने वाली रिसर्च ने मल्टी रीजनल मॉडल को गलत साबित कर दिया है। आज के एवोल्यूशनिस्ट जानते हैं कि बनी नौ इंसान का आगाज एक ही वक्त और एक ही जगह पर हुआ था, जो कि बर्रे-आज़म अफ्रीका में वाक़ थी। एक तवील अरसे तक इंसान अफ्रीका में ही मुकीम रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के छोटे छोटे ग्रुप्स ने अफ्रीका से माइग्रेट करके बाकी दुनिया को आबाद किया। इंसानी तख्लीक के इस मॉडल को आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल कहते हैं। इस मॉडल का सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि दुनिया भर में इंसानों की सबसे ज्यादा जेनेटिक वैरायटी हमें अफ्रीका में मिलती है और जैसे जैसे हम अफ्रीका से बाहर की तरफ मूव करते हैं ये वैरायटी कम होती जाती है। मिसाल के तौर पर दुनिया के सबसे लंबे कद के इंसान अफ्रीका के वातुसी ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं और सबसे छोटे कद के इंसान यानी पिग्मीज भी अफ्रीका के हैं। इसी तरह इंसानी हड्डियों, बालों और जिस्मानी आज़ा की सबसे ज्यादा वेरिएशंस हमें अफ्रीका में मिलती हैं। इंसानों के नस्बी गिरोह यानी हैप्लोग्रुप्स की भी सबसे ज्यादा वैरायटीज अफ्रीका में पाई जाती हैं। जिस तरह एक शहर में मोबाइल फोन्स की सबसे ज्यादा वैरायटी वहां की मार्केट में होती है, यानी वो जगह जहां से मोबाइल फोन्स शहर भर में सप्लाई होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इंसानों की सबसे ज्यादा जेनेटिक वैरायटी हमें अफ्रीकन पॉपुलेशन में मिलती है, जिससे साबित होता है कि बनी नौ इंसान की शुरुआत अफ्रीका में हुई थी और गैर अफ्रीकी लोग दरअसल उन थोड़े से अफराद की औलाद हैं जो अफ्रीका से बाहर निकले थे और वो अपने साथ इंसानी जीन्स के बड़े जखीरे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा लेकर गए थे। इस जखीरे के बेशतर जीन्स
आज भी अफ्रीका में ही मौजूद हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि होमो सेपियंस का आगाज बहुत सी जगहों पर नहीं बल्कि एक जगह पर हुआ था। इंसान की एंसेस्ट्री यानी आबाओ अजदाद के इल्म को जीनियोलॉजी कहा जाता है। जीनियोलॉजी का अहम तरीन एविडेंस डीएनए से आता है। डीएनए के स्ट्रक्चर में फर्क की बुनियाद पर इंसानों को मुख्तलिफ नस्लों में तकसीम किया जाता है, जिन्हें हैप्लोग्रुप्स कहते हैं। हैप्लोग्रुप्स को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डीएनए असल में है क्या और ये कैसे काम करता है। इंसान का जिस्म 37,000 अरब सेल से मिलकर बनता है। सेल्स के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस में एक बहुत जबरदस्त मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसे डीएनए कहा जाता है। डीएनए का सबसे हैरत अंगेज काम एक नए इंसान की तख्लीक है। नया इंसान बनने का अमल उस वक्त शुरू होता है जब दो छोटे छोटे सेक्स सेल्स यानी एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं। एग और स्पर्म में आम सेल्स की निस्बत डीएनए की मिकदार आधी होती है, लेकिन इनके मिलते ही इंसान का डीएनए मुकम्मल हो जाता है और इस मिलाप के बाद ये जादुई मॉलिक्यूल अपना काम शुरू कर देता है। डीएनए में न सिर्फ इंसान को बनाने का मुकम्मल नक्शा मौजूद होता है, बल्कि इस तामीर की ठेकेदारी भी खुद डीएनए ही करता है। सेक्स सेल बनाने के लिए डीएनए को दो हिस्सों में तकसीम करना होता है, जिसके लिए जरूरी है कि आधे डीएनए को सेल के एक तरफ और आधे को दूसरी तरफ ले जाया जाए। लेकिन डीएनए इतना लंबा मॉलिक्यूल है कि इसे फोल्ड किए बगैर कैरी करना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए सेक्स सेल्स बनने से पहले डीएनए को खूबसूरती से तह लगाकर लपेटा जाता है। तह लगने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्रोमोसोम कहा जाता है। कुल मिला के इंसान के सेल में 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं जो 23 जोड़ों की शक्ल में होते हैं। अब चूंकि आने वाली नस्ल को एक पेरेंट से सिर्फ आधा डीएनए चाहिए होता है, इसलिए सेक्स सेल्स बनाने के दौरान क्रोमोसोम्स के 23 जोड़ों को एक दूसरे से जुदा कर दिया जाता है। लेकिन अलग होने से पहले क्रोमोसोम्स के ये जोड़े एक आखिरी दफा गले मिलते हैं और निशानी के तौर पर आपस में थोड़ा बहुत डीएनए एक्सचेंज कर लेते हैं। इस अदला बदली को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर की वजह से इंसान के डीएनए के नए से नए कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं, जो जिंदगी की बका के लिए तो बेहद जरूरी है। लेकिन इस शफलिंग से एंसेस्ट्री का खोज लगाने वाले साइंसदानों के लिए बहुत दिक्कत पैदा हो जाती है, क्योंकि उनके लिए ये पता चलाना मुश्किल हो जाता है कि डीएनए का कौन सा टुकड़ा कहां से आया है। लेकिन खुशकिस्मती से इंसान के सेल्स में दो तरह के डीएनए ऐसे भी हैं जिसमें ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। इनमें से एक तरह का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में मौजूद छोटे छोटे कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल को पावर सप्लाई करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। इस डीएनए की खास बात यह है कि ये सिर्फ मां से बच्चों में मुंतकिल होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के दौरान जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया एग में दाखिल नहीं हो पाते और एग और स्पर्म के मिलाप से बनने वाले सेल के तमाम माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एग सेल से आते हैं। सो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हमें हमारी मां से मिलता है और हमारी मां को उनकी मां से और उनकी मां को उनकी मां से। और जिन माओं की बेटियां नहीं होती उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बेटों के साथ ही फना हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंसेस्ट्री पर काम करने वाले साइंसदानों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक सिंगल क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है। इस क्रोमोसोम का कोई जोड़ा नहीं होता जिसके साथ पेयर बना के वो जीन्स की अदला बदली कर सके। लिहाजा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस नहीं होता, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का स्ट्रक्चर नस्ल दर नस्ल बहुत हद तक कायम रहता है। इस डीएनए में वाहिद तब्दीली म्यूटेशन के जरिए आती है। म्यूटेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हादसाती तौर पर डीएनए के मॉलिक्यूल में मामूली सी तब्दीली वाक़ई हो जाती है। आमतौर पर ऐसी तब्दीलियां मुहलिक साबित होती हैं और सरवाइव नहीं कर पाती, लेकिन शाज़ो नादिर ऐसा भी होता है कि डीएनए में आने वाली हादसाती तब्दीली जानदार के लिए फायदेमंद साबित होती है और पॉपुलेशन के जीन पूल में अपनी मुस्तकिल जगह बना लेती है। ताहम म्यूटेशन के जरिए डीएनए में तब्दीली का अमल निहायत सुस्त रफ्तार होता है। यही वजह है कि इंसानों में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बहुत कम वेराइटीज हैं।
कुल मिला के इंसानों की 8 अरब आबादी में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की 7 मेन टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें L0, L1, L2, L3, L4, L5 और L6 का नाम दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये सातों किस्म के डीएनए हमें अफ्रीका की मुख्तलिफ आबादियों में मिल जाते हैं, लेकिन अफ्रीका के बाहर तमाम गैर अफ्रीकी इंसान, तमाम एशियन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के सिर्फ एक ग्रुप यानी L3 से बिलोंग करते हैं, जिससे अगेन ये बात साबित होती है कि होमो सेपियंस का आगाज अफ्रीका में हुआ। L3 ग्रुप को मजीद 19 छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सो कुल मिला के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के 25 बड़े ग्रुप्स हैं, जिन्हें हैप्लोग्रुप्स कहा जाता है। ये 25 हैप्लोग्रुप्स दरअसल इंसानों की 25 नस्लें हैं, और चूंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का नस्ब सिर्फ माओ से चलता है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि माओ के हिसाब से तमाम इंसान कुल 25 नस्लों से बिलोंग करते हैं। और अब सुनिए सबसे अहम बात, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ये तमाम हैप्लोग्रुप्स आपस में रिश्तेदार हैं, जिन्हें एक फैमिली ट्री में जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की तमाम किस्में सिर्फ एक टाइप के डीएनए की पैदावार हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे तमाम किस्म के आम एक जंगली आम की वेरिएशन से बने हैं, बिल्कुल उसी तरह L0 से लेकर L6 तक तमाम किस्म के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी L टाइप की वेरिएशंस हैं। और L हैप्लोग्रुप की वो खातून जिसके एग सेल में म्यूटेशन के जरिए L0 टाइप का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बना, वो खातून हम सब इंसानों की मोस्ट रीसेंट कॉमन मदर हैं, और ये वो खातून हैं जिन्हें साइंसदान माइटोकॉन्ड्रियल ईव कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की तरह एक और क्रोमोसोम में भी क्रॉसिंग ओवर का अमल नहीं होता। ये क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम कहलाता है। वाई क्रोमोसोम मेल सेक्स क्रोमोसोम है, जो कि सिर्फ मर्दों में पाया जाता है और नस्ल दर नस्ल बाप से बेटों में मुंतकिल होता है। इस क्रोमोसोम का जोड़ा एक्स क्रोमोसोम के साथ बनता है, लेकिन एक्स और वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एक दूसरे से इतना मुख्तलिफ है कि ये पेयर भी आपस में जुड़कर डीएनए की अदला बदली नहीं कर सकता। क्रॉसिंग ओवर ना होने की वजह से वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी सिर्फ म्यूटेशन के जरिए धीरे धीरे तब्दील होता है। कुल मिला के इंसानों में वाई क्रोमोसोम की तकरीबन 20 मेन टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। ये तमाम टाइप्स भी एक ही किस्म के क्रोमोसोम की वेरिएशन से बनी है, जिसे वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप ए का नाम दिया गया। और वो इंसान जिसके स्पर्म में आने वाली म्यूटेशन के जरिए वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप ए का आगाज हुआ था, वो इंसान आज जमीन पर मौजूद तमाम 8 अरब इंसानों का बाप है। इस इंसान को वाई क्रोमोसोमल एडम कहते हैं। साइंस के आदम और हवा का ताल्लुक किस जमाने से था? इसका जवाब हमें म्यूटेशन क्लॉक के जरिए मिलता है। म्यूटेशन के जरिए डीएनए का मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता मगर एक तयशुदा रफ्तार के साथ तब्दील होता है, और अगर हमें डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मालूम हो तो हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में एक म्यूटेशन ऑन एवरेज कितने अरसे बाद वकूअ पजीर होगी। रिसर्च स्टडीज के मुताबिक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में एक म्यूटेशन तकरीबन 8000 साल बाद वाक़ होती है। इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम बासानी ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और वाई क्रोमोसोम के शजरे नस्ब में कौन सी लड़ी किस जमाने में शुरू हुई। और अगर अब तक होने वाली तमाम म्यूटेशंस के दौरानिए को एडअप किया जाए तो पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रियल ईव का प्रोबेबल जमाना आज से 2 लाख साल पहले का है, और वाई क्रोमोसोमल एडम का जमाना आज से 1.5 लाख साल पहले का है। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये भी हिसाब लगा सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की तमाम 25 नस्लों की 25 माएं और वाई क्रोमोसोम के तमाम 20 नस्लों के बाप किस वक्त में जिंदा थे। साथ ही साथ साइंसदानों ने जमीन की खुदाई के दौरान मिलने वाले कदीम इंसानी ढांचों से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके ये पता चलाया कि हजारों साल पहले किस इलाके में कौन सा हैप्लोग्रुप रहता था। दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें ये बताता है कि पुराने वक्तों में किस इलाके में कौन कौन सी तहजीबें एग्जिस्ट करती थीं। इस तमाम इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से जोड़कर और क्रॉस चेकिंग करके हमारे पास एक मुकम्मल नक्शा आ जाता है कि इंसान की मुख्तलिफ नस्लों का आगाज कब और कहाँ हुआ, और किस इलाके के लोग कब और कहाँ से हिजरत करके किस जगह आबाद हुए। जीनियोलॉजी के सब्जेक्ट में होने वाली इस हैरत अंगेज रिसर्च के नतीजे में आज का इंसान सिर्फ एक डीएनए टेस्ट के जरिए ये जान सकता है कि उसके आबाओ अजदाद का ताल्लुक किस दौर और किस कौम से था।
लेकिन सबसे अहम जानकारी जो हमें जीनियोलॉजी की साइंस से मिलती है और जिसके लिए हमें किसी डीएनए टेस्ट की ज़रूरत नहीं, वो ये है कि आज इस धरती पर बसने वाले तमाम इंसान, रंग, नस्ल, ज़बान और वतन से कतई नज़र, हम सब इंसान एक माँ और एक बाप की औलाद हैं। हम सब एक ही इंसानी ख़ानदान की शाखें हैं, एक ही दरख्त के पत्ते, एक ही चमन के फूल। बहुत बहुत शुक्रिया।